नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज खास दिन है जबकि जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों में चुनाव नतीजे जो आ चुके हैं वो हमारे सामने हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा, सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी को होगी समर्थन की दरकार। घाटी में नहीं खुला बीजेपी का खाता। बीजेपी ने कहा जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के सारे विकल्प खुले। कांग्रेस का पीडीपी को समर्थन से इनकार नहीं, पीडीपी मुद्दों पर लेगी समर्थन। झारखंड में बीजेपी और आजसू गठबंधन को पूर्ण बहुमत, कांग्रेस गठबंधन को भारी नुकसान। मधु कोड़ा, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा समेत कई दिग्गज हारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत पर जताई खुशी। झारखंड में मिली कामयाबी को बताया स्थायित्व के लिए जनादेश। और संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अनियमित कॉलोनी से जुड़ा बिल राज्यसभा से पारित। आर्थिक सुधार से जुड़े बिल पर नहीं बनी सहमति। और आइए शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। पिछली बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को भारी बढ़त मिली है, वहीं कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस बार पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में उसे 21 सीटों पर ही जीत मिली। बीजेपी की बात की जाए तो इस बार पार्टी को 25 सीटें मिल रही हैं, जबकि पिछली बार बीजेपी को महज 11 सीटें ही मिल पाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार महज 15 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि 2008 में उसे 28 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस को इस बार महज 12 सीटें हासिल हो पाईं, जबकि 2008 में पार्टी को 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और उधर झारखंड का हम जिक्र कर लें अगर, तो झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले पार्टियों के प्रदर्शन की बात की जा रही है। और इस बार देखा जाए तो बीजेपी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि 2009 में उसे महज 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 19 सीटों पर जीती है, जबकि पिछली बार उसे एक सीट कम यानी कि 18 सीटें मिली थी। और कांग्रेस को इस बार सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि पिछली बार उसे 14 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जेवीएम को इस बार 8 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 11 सीटें उसको हासिल हुई थीं। प्रधानमंत्री ने इस जीत को स्थायित्व के लिए मिला जनादेश बताया है। और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी मौजूद हैं, जनसत्ता अखबार के एडिटर भी हैं। थानवी साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो दोनों स्टेट्स के जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी तस्वीर है जो हम देखने की कोशिश करेंगे, फिर बारीकी में दाखिल होंगे और ये जानेंगे कि अलग अलग दोनों राज्यों में किस तरह की तस्वीर उभरी है। लेकिन क्या कहना चाहती है जनता इन दो राज्यों के नतीजों से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन लोकसभा चुनाव में मिला, तो जनता का ये तो कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है उससे उसके प्रति पूरा मोहभंग नहीं हुआ है, लेकिन वो जो उत्साह देखने में आया था लोकसभा में वो कायम नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के स्तर पर कहना चाहिए कि दोनों प्रदेशों में, झारखंड में तो खैर जाहिर है कि सरकार, लेकिन क्या इन दोनों राज्यों की थोड़ी प्रकृति अलग नहीं है, शायद इस वजह से ऐसा हुआ हो? प्रकृति तो सभी जगहों पे अलग ही होगी, लेकिन पार्टी की अपनी मेहनत, पार्टी की अपनी छवि, वो तो हर प्रदेश में काम करती है। आपके दावे, आपके बुलावे, आपके जो भी पार्टी के कहना चाहिए कि सिद्धांत हैं, वो तो सब जगहों पे लोगों को वही प्रभावित करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जनता के लिए। और वो मेरे ख्याल में अलग अलग नहीं थे। कश्मीर का थोड़ा तस्वीर बदल जाती है, लेकिन विकास का नारा जो है वो लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी का था, इसमें भी विकास का नारा था। तो यानी, लेकिन आपको लग रहा है विकास के खरीदार झारखंड में तो मिले, लेकिन जम्मू में भी मिले, लेकिन कश्मीर में, वैले में नहीं मिल पाए। झारखंड में मिले ही कहना मुश्किल है। देखिए, असल में होता क्या है कि जो सरकार चली आती है और धीमे धीमे लोगों का मोहभंग होता है, और आपके सामने जो है कांग्रेस की स्थिति जो है वो तो विकट है। हालांकि जम्मू कश्मीर में उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी कि झारखंड में है। तो लोगों के सामने एक विकल्प के तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी अब भी है,
अब भी मैं इसलिए कहता हूं कि उस रूप में नहीं है कि 2/3 बहुमत उनको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद एक मौका उन्होंने दिया और वो मिलकर के अपने सहयोगी दलों के साथ में सरकार बना सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वहां पर उनको जो कहना चाहिए मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुबे जी निकले थे चौबे बनने के लिए वगैरह, तो वो बनने के लिए कुछ निकले थे और जो है वो उनका 44+ वाला जो मंसूबा था वो काफी धराशायी हुआ है। और मेरा मानना ये है कि वो उसकी छवि पार्टी की एक हिंदू पार्टी के रूप में थी, उसको उन्होंने तोड़ना चाहा। वहां पे उन्होंने मुसलमानों को भी टिकट दिया और उन्होंने उम्मीद ये जताई, बल्कि 370 अनुच्छेद का जो मामला था उसको उन्होंने एक तरीके से जो है वो पीछे रख दिया। लेकिन उसके बावजूद उनको एक भी सीट जो है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं मिली, न लद्दाख में मिली जहाँ एक लोकसभा मुस्लिम कैंडिडेट को इसलिए भी टिकट देना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, तो कैंडिडेट्स भी वहीं से मिलेंगे, जाहिर है। नहीं, लेकिन वहां पे जो मुस्लिम उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए हैं तो एक संकेत के तौर पर ही लोगों को मतलब संदेश के हाँ हम लोग आप में थोड़ा भरोसा करते हैं। मेरे ख्याल में वो भरोसा जो ये जीतना चाहते थे वो भरोसा उनको हासिल नहीं हुआ। और जम्मू में वो तो जाहिर है लोकसभा चुनाव में 25 सेगमेंट्स में इनको बढ़त मिली थी और उतना ही इनको इस बार हासिल हुआ। चलिए बारीकी से चर्चा करेंगे अभी फिलहाल, लेकिन कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 42 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि पार्टी नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा अपनी सीट हार गए हैं। मुख्यमंत्री के लिए रघुवर दास का नाम भी चर्चा में है। बीजेपी के साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी जिसे आजसू भी कहा जाता है, वो चुनाव से पहले ही गठबंधन में शामिल था। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी जश्न मना रही है। राज्य के 14 सालों के इतिहास में पहली बार किसी एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि स्पष्ट जनादेश से राज्य के बेहतर विकास में मदद मिलेगी। कि झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। जो हमारा वादा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है। मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वादे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। बीजेपी पिछले चुनाव में मिली 18 सीटों से 38 पर पहुंच गई है, जबकि आजसू को 5 सीटें मिली हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को पिछली बार से 1 सीट ज्यादा यानी 19 सीटें हासिल हुई हैं। विपक्ष के रूप में भी बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे और इस राज्य की जनता की भावनाओं का कद्र हो और उनकी इच्छाओं के अनुरूप राज्य में विकास हो, इस पर हम पूरा सहयोग करेंगे। झारखंड विकास मोर्चा को 7 सीटें मिली हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी दोनों सीटें नहीं बचा पाए। कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, जबकि पहली बार महागठबंधन के तौर पर उतरे जनता परिवार का खाता नहीं खुल पाया। भारतीय जनता पार्टी को जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से तो हमको कम दिखाई पड़ रहा, उम्मीद से कम ही उनको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है अब तक के रुझान के मुताबिक, चाहे वो झारखंड हो या जम्मू कश्मीर। झारखंड में मौजूदा चुनाव स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि राज्य के 14 सालों के इतिहास में 9 मुख्यमंत्री बने और गठबंधन की कई सरकारों के प्रयोग भी हुए। राज्य में अस्थिरता के चलते 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा था। झारखंड चुनाव में बीजेपी को आशा के अनुसार सफलता बेशक ना मिली हो, लेकिन उसको इतनी सीटें जरूर हासिल हो गई कि वो राज्य में सरकार बना सके। इन चुनाव परिणामों से जुड़ा हुआ एक और अहम तथ्य ये है कि मोदी से मुकाबले के बावजूद हेमंत सोरेन जेएमएम का वजूद बचाए रखने में कामयाब रहे हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। जी श्याम सुंदर की आपने ये रिपोर्ट देखी और हमारे साथ रांची से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता श्याम सुंदर। ये बताइए कि आप ये कह रहे थे कि मोदी वेव के बावजूद भी जो है वो जेएमएम अपना एग्जिस्टेंस बचाने में कामयाब रहा है और हेमंत सोरेन जो है वो काफी हद तक अपनी शख्सियत जो है उभारने में कामयाब रहे हैं कि हाँ वही जो है जेएमएम के सबसे बड़े नेता हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ पर कई जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको दरअसल मोदी वेव कहना मुश्किल है, क्योंकि जो आजसू है उसके साथ मिलकर मुश्किल से जो है जादुई आंकड़ा बीजेपी छू पा रही है।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। बेशक ये बात सही है कि मोदी का जादू उस तरह से नहीं चला और लैंडस्लाइड विक्ट्री वैसी नहीं मिली जैसी शायद हरियाणा में मिली, लेकिन उसके बावजूद आप ये बात समझ सकते हैं कि झारखंड में आगे पूरा चुनाव जो है बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की छवि और नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था। उन्होंने बिल्कुल साफ ये बात कही थी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और झारखंड में नरेंद्र मोदी, दोनों जगह पर नरेंद्र मोदी बड़े नेता होते हुए, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो सरयू राय हो या और दूसरे जो बड़े नेता हैं रघुवर दास हो, किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया गया था। और जितना एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी ने यहाँ पर किया था और जिस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ पर क्राउड पुल कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था, और जिस तरह से एग्जिट पोल भी आए और उससे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को यहाँ पर आराम से जीत हासिल होगी। और वैसे में नरेंद्र मोदी के सामने अगर आप हेमंत सोरेन को रखें तो वो नौजवान है, उन्होंने अपने पिता से पार्टी की कमान संभाली, वो मुख्यमंत्री बने यहाँ पर। और जैसा कि सुबह आरफा आपी से बात हो रही थी, मुझे याद आ रहा है कि ये जरूर छवि बनी थी। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने काम काज के दौरान संजीदा ये कोशिश की थी कि वो अपनी पार्टी की भी छवि बदलें और सरकार की भी छवि बदलें। और इस पूरे माहौल में अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी से सीधा सीधा मुकाबला अगर हेमंत सोरेन का, तो वो बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है और या उतने एग्रेसिव या उनका कम से कम वो ऑरा नहीं है। वैसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना वजूद बनाए रखने में कामयाब होता है, एक सीट बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं वो, तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। बेशक इसके कि वो विपक्ष में बैठना होगा और लेकिन कम से कम हेमंत सोरेन जो है वो नेता विपक्ष होंगे झारखंड में। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण बात है ये अपने आप में। श्याम सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। राज्य में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का नंबर है। राजनीतिक गलियारों में हर तरह के गठबंधन के कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में खंडित जनादेश के बाद अब गठबंधन सरकार ही बन सकती है। पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन अपने मिशन 44 से दूर। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास संख्या कम है, लेकिन गठबंधन सहयोगी के रूप में उनकी भूमिका अहम है। We had a common minimum program in 2002 and it worked very good for us and it worked very good for the country also. इस वक्त भी हमारा जो priority है, that is not to cobble up a government. It is to see to explore the possibilities. सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। संभावित गठबंधन पर अगर निगाह डालें तो पीडीपी 28 विधायकों के साथ कांग्रेस के 12 और 7 अन्य के सहारे सरकार बना सकती है। पीडीपी के पास बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का भी विकल्प है। वहीं बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 और 7 अन्य विधायकों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। हालांकि गठबंधन को लेकर पीडीपी ने तो पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस ने पीडीपी को समर्थन का संकेत देकर विकल्पों की राजनीति को विस्तार दिया है। पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। राज्य की सियासत अब क्या शक्ल लेगी, ये अगले 1-2 दिन में स्पष्ट होगा, जब बीजेपी अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक में सरकार बनाने पर रुख साफ करेगी। कांग्रेस ने पीडीपी को समर्थन का ऐलान कर दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई सरकार में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया है। लेकिन ना तो बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है और ना ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पीडीपी ने अपने पत्ते खोले हैं। ऐसी हालत में जम्मू और कश्मीर की जनता को नई सरकार के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। जम्मू में अखिलेश सुमन और कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल के साथ विशाल दैया, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर। ओम थानी जी, जल्दी से ये बताइए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो सस्पेंस नजर आ रहा है, आपको लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ ज्यादा जाना चाहेगी पीडीपी, क्योंकि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं वहां से जो है वो उन्हें ज्यादा चीजें हासिल हो सकती हैं बजाय इसके कांग्रेस पार्टी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फार्मूला रहा है कि जो भी सत्ता में है, केंद्र में है, मरकज में है, वही हमारे लिए मददगार होगा। पैसा केंद्र से आता है। लेकिन देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी
और पैसा जो है केंद्र से वहाँ कश्मीर में जा रहा था। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन पीडीपी अगर ऐसा मानती है तो मेरा मानना है कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये नेचुरल है कि एक तरफ जम्मू में एक पार्टी को सपोर्ट मिला है और घाटी में दूसरी पार्टी को, दोनों पार्टियां साथ में आ जाएं तो नेचुरल जो है सरकार बन जाएगी। नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत हैं उनको तो झगड़ा मतलब कितना विरोध करती रही है ना। खुद महबूबा ने 370 को लेकर के इतनी कड़वाहट थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज अगर आप एक नाव में सवार हो जाते हैं, देर से देर देखिए ये मुद्दे उठेंगे। और असेंबली में हमने देखा है कितने तीखे तरीके से महबूबा मुफ्ती बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इनको दफन नहीं करने वाली है, उन्होंने किनारे रखा है। और जब आरएसएस का दबाव बढ़ेगा वो फिर ये मुद्दे उठाएंगे, और ये मुद्दे उठाएंगे तो इस आखिर उनका जो समुदाय है मत देने वाला, वो तो मुस्लिम समुदाय है, उस समुदाय को खफा करके और वो केंद्र से मदद मिल जाएगी, इस चक्कर में वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए, मेरे ख्याल में अब कह नहीं सकते। वरना स्वाभाविक तौर पे जो लगता है वो कांग्रेस है और भी जो लोग हैं वो मदद करके सरकार वह बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम थानी साहब आपका। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की करारी हार हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के आला नेताओं और कई मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। उमर अपनी 20वां सीट जीतने में हालांकि कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहा। सत्ता विरोधी लहर की आंधी में खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोनावर सीट बचाने में नाकाम रहे। इतना ही नहीं, कई मंत्रियों को भी कड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। डिप्टी सीएम ताराचंद ने यहां छम विधानसभा सीट पर मात खाई। स्वास्थ्य मंत्री ताज मोइनुद्दीन उरी सीट पर खिसक कर तीसरे नंबर पर रहे। वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथेर, कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर, पर्यटन मंत्री गुलाम अहमद मीर और पीरजादा मोहम्मद सईद भी अपनी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस चुनाव में बड़ी हार हुई है। 2008 में 28 सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। उसने 12 सीटों पर जीत हासिल की। पीडीपी ने 2008 में 21 सीटें हासिल की थी। इस बार 7 सीटों के फायदे के साथ 28 सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 14 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुई। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2008 में बीजेपी को 12.4, कांग्रेस को 17.8, पीडीपी को 15.3, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23, पैंथर्स पार्टी को 3.3 और अन्य को 28.1% वोट मिले थे। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 23, कांग्रेस को 18, पीडीपी को 22.7, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 20.8 और अन्य को 15.5% वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आएंगे। This is Tripura, strategic part of easternmost frontier of our defense forces. Our first line of defense, the border security force. We have floating BOPs in both the theatres, eastern as well as western. Watch national security on BSF in Eastern Theatre, only on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में बीजेपी और एजेएसयू की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 8% वोटों की बढ़त के साथ दोगुनी से ज्यादा सीटें जीती हैं। साथ ही आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। जेएमएम का वोट बैंक जरूर बढ़ा है, लेकिन सीटों में इजाफा नहीं हुआ। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। झारखंड में बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। बीजेपी को इस चुनाव में करीब 32% वोट मिले हैं और वो 38 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसकी सहयोगी एजेएसयू ने करीब 4% वोट के साथ 5 सीटों पर जीत दर्ज की।
2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 24.5% वोट हासिल कर 18 सीट जीत पाई थी। इस लिहाज से बीजेपी ने अपने वोट बैंक में 8% का इजाफा कर दोगुनी से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। जेएमएम अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रही। इस चुनाव में जेएमएम ने 21% वोट हासिल कर 18 सीटों पर जीत हासिल की है। 2009 में जेएमएम को करीब 16% वोट मिले थे और वो 18 सीटें ही जीत पाई थी। जेएमएम के वोटों में इजाफा तो हुआ, लेकिन वो इसे सीटों में नहीं बदल पाई। कांग्रेस 10.5% वोट हासिल कर केवल 7 सीट ही जीत सकी। 2009 में कांग्रेस को करीब 21.5% वोट मिले थे और उसके हिस्से में 14 सीटें गई थीं। इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। उसकी सीटें और वोट बैंक दोनों आधे रह गए हैं। जेवीएम को करीब 10% वोट मिले हैं और पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2009 के चुनाव में जेवीएम ने करीब 28% वोट हासिल कर 11 सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2009 में आरजेडी को करीब 7% वोट मिले थे और वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस चुनाव में उसे भी नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी राज्य के 2 सीटों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हर जगह बढ़त मिली है। दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में 16 सीटें हैं। इसमें बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले 5 से बढ़कर 9 हो गई हैं। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र की 26 सीटों में बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 15 हो गई हैं। वहीं कांग्रेस को इस इलाके में भारी नुकसान हुआ है। संथाल परगना और पलामू इलाके में बीजेपी की सीटें दोगुनी हो गई हैं। वहीं संथाल परगना में जेएमएम की सीटें आधी रह गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और झारखंड में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा का इंतजार हो रहा है। बीजेपी के पास राज्य में कई नेता हैं जिन पर पार्टी दांव खेल सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा था। झारखंड का अगला मुख्यमंत्री तय करते वक्त बीजेपी नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का होगा। अगर आदिवासी नेताओं की बात करें तो अर्जुन मुंडा का नाम सबसे बड़ा है, लेकिन बड़े अंतर से चुनाव हार जाने के बाद उन्हें दौड़ से बाहर माना जा रहा है। वहीं गैर आदिवासी नेताओं में पार्टी के पास कई बड़े चेहरे हैं। सबसे पहला नाम जमशेदपुर पूर्व से भारी मतों से चुनाव जीतने वाले रघुबर दास का है, जो झारखंड के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष दास को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की टीम का सदस्य भी माना जाता है। ये तो पार्टी नेतृत्व और पार्टी संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन झारखंड का अगवा होगा जो झारखंड को विकास की ओर ले चलेगा। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, उनके बेटे और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और केंद्र सरकार में मंत्री सुदर्शन भगत भी शामिल हैं। सुदर्शन भगत को संघ परिवार का समर्थन हासिल है। इसके अलावा गणेश मिश्रा और रांची से 5वीं बार विधायक चुने गए चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह को भी रेस में माना जा रहा है और झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री की योग्यता भी वो पूरी करते हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, रांची। और झारखंड की हमने बात की। इसके अलावा झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कुछ सीटों पर रोचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिला, जहां उम्मीदवारों की हार जीत का अंतर 1000 से भी कम रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 जी हाँ, राज्यसभा की बात कर लेते हैं। आज अनिश्चितकाल के लिए राज्यसभा स्थगित हो गई। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। धर्मांतरण के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। हालांकि सभी दलों ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक पारित कराने में सहयोग दिया। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से जुड़े मसले पर सभी दल एक साथ दिखे। इससे जुड़े बिल को राज्यसभा से मंजूरी भी मिल गई। अब दिल्ली में 1 जून 2014 तक बनाई गई अनधिकृत बस्तियों के खिलाफ दिसंबर 2017 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2011 के कानून में इस तरह का प्रावधान था, लेकिन इसकी अवधि 21 दिसंबर 2014 को खत्म हो रही थी। Honorable Prime Minister and this government of India gives topmost priority for slum development, for the welfare of the poorer people. That's why this bill has been brought. I'm very happy. This bill was originally brought by Congress party. I have no hesitation to admitting it. इसके अलावा निरसन और संशोधन विधेयक 2014 और भुगतान और निपटारा प्रणाली संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया। I move the following motion that the Payment and Settlement Systems Amendment Bill 2014 धर्मांतरण के मसले पर विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा रहा। हालांकि सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। मेरी प्रधानमंत्रीशिप में
मेरी गवर्नमेंट में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर प्रांत के लोग, हर भाषा के लोग सुरक्षित रहेंगे। और यदि अगर उनको सुरक्षा या उनको नुकसान पहुंचाने का मेरी अपनी पार्टी का कोई सहयोगी उसमें दखल देता है तो उसके साथ जो कानून में जायज है वही सलूक किया जाएगा। ये सैटरडे संडे जब हमारी छुट्टियां थी उन दिनों में इस तरीके के बयान उनके नेताओं से कई जगह से आए जो और तनाव पैदा कर रहे हैं देश में। हम आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि हम सबको सुन के प्रधानमंत्री यहाँ पे आके जवाब दे कि कुछ एक्शन लेंगे। संसद के 233वें सत्र में कुल 10 विधेयक पारित हुए। इसके अलावा लोकसभा में 8 और बिल पारित हुए, लेकिन गतिरोध की वजह से राज्यसभा में उन पर विचार नहीं हो पाया। गतिरोध की वजह से केंद्र सरकार के आर्थिक सुधार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पाए। इनमें बीमा विधि संशोधन विधेयक, कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक राज्यसभा में लंबित रह गए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।